पीएम मोदी ने आज गुजरात को रफ्तार की डबल सौगात दी। पहले वंदे भारत ट्रेन और फिर दूसरा अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। साथ ही अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले फेज की भी शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने ट्रेन में सफर भी किया। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा दिन है। देश को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि ये गौरव का पल है। मैं इस अवसर पर हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज अहमदाबाद मेट्रो के लगभग 32 किलोमीटर सेक्शन पर यात्रा शुरू हुई है और ये आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई तब से अब तक में ये पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना है कि एक ही साथ 32 किलोमीटर करीब करीब उसकी यात्रा का लोकार्पण हुआ है। और पीएम मोदी ने खुद वंदे भारत ट्रेन में सफर किया। पीएम ने ट्रेन के कर्मचारियों से भी इस दौरान बात की। इस ट्रेन पर ईटी नाउ स्वदेश की टीम भी सवार थी। वंदे भारत से जुड़ी हर बड़े मोमेंट्स को कवर करने वाले हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने वंदे भारत एक्सप्रेस की खूबियां बताई। साथ ही इस ट्रेन की पहली सवारी में मौजूद लोगों के साथ उनके यादगार अनुभव की उनकी जुबानी जानने की कोशिश की। आइए आपको भी दिखाते हैं समीर ने किस तरह से जायजा लिया इस पूरी ट्रेन का। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन के नए अवतार को गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। उन्होंने खुद गांधीनगर से कालुपुर यानी कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक इस नए अवतार वंदे भारत ट्रेन में सफ़र किया। ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन है जो कि अहमदाबाद या गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से मुंबई सेंट्रल तक का सफ़र तय करेगी। और हम मौजूद हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से हम भी सफ़र तय करेंगे मुंबई सेंट्रल तक का और इस सफ़र के दौरान जानेंगे कि कैसे वंदे भारत ट्रेन यात्री के अनुभव में, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में, सेफ्टी पैरामीटर्स में कोई भी पैमाना हो, किस तरीके से ये भारतीय रेलवे को कई कदम आगे ले जाने वाली ट्रेन बन रही है। और इसीलिए क्यों रेलवे कह रही है कि वंदे भारत दरअसल भारतीय रेलवे में एक नए युग की शुरुआत है। वंदे भारत ट्रेन के नए अवतार में हम मौजूद हैं और यहाँ पे पैसेंजर भी उतने ही एक्साइटेड हैं क्योंकि ये इनॉग्रल रन है, ये पहला रन है वंदे भारत ट्रेन का गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच में। बड़ी बात ये भी है कि वही ट्रेन है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी सफ़र किया है। ये अब अनुभव जो है अपने आप में खास है, लेकिन यात्रियों की ज़बानी किस तरीके का एक्सपीरियंस है? ये फर्स्ट रन है या इस रूट पर आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? पहले तो फॉर्चुनेट इनफ कि पहली रन में टिकट मिला तो अच्छा भी लग रहा है एंड जो एक्साइटमेंट लोगों में दिख रहा है एंड तो अच्छा है। एंड और हमने स्पेशली जब इनॉग्रल रन के लिए ही बुक किया है ये टिकट एंड वी आर द फर्स्ट पैसेंजर टू बुक द टिकट्स। आज तक ट्रेन के सारे स्पेयर्स से लेकर सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते रहे। फर्स्ट टाइम इट्स गोइंग टू हैपन दैट वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट द कोच विद द रैक। पूरा रैक हम सेल आउट करने जा रहे हैं आगे चल के। तो पोस्ट कोरोना भी ये जो भी हमारे इंजीनियर्स ने जो भी बनाया है वो भी कोरोना टाइम में ही बनाया है पूरा। तो भारत आगे बढ़ रहा है बस। मैं भी फर्स्ट टाइम वंदे भारत में जा रही हूँ और स्पेशली 2 घंटे में पहुँच जाऊँगी, बहुत खुश हूँ। अब भी पहुँच जाऊँगी, जस्ट बैठी हूँ और पहुँच भी जाऊँगी। शानदार मुस्कुराते चेहरे पैसेंजर्स के, क्योंकि पहले ये वंदे भारत ट्रेन इस रूट पे जो चल रही है ये अपने आप में कई नई यात्री सुविधाओं से लैस है। काफ़ी कुछ इसमें बदलाव किया गया है, चाहे वो कलर्स हो या फिर पैसेंजर सेंट्रिक जो फीचर्स हैं। यही वजह है कि पैसेंजर एक्साइटेड है और उम्मीद यही कर रहे हैं वो कि आने वाले वक्त में ये एक्सपीरियंस वो और ज़्यादा ले पाएँ और इस तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन देश के अलग अलग सेक्टर पर दौड़ती हुई मिले, ताकि और भी पैसेंजर इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाएँ। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर दीक्षित। और बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के दमदार बढ़ते कदम की।
पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH भारतीय सेना में शामिल हो गया है। इसे आर्मी एविएशन में शामिल किया गया है। आर्मी एविएशन में ऐसा दूसरा हेलीकॉप्टर अगले महीने मिलेगा। खतरनाक मिसाइलों से लैस और दुश्मन की पकड़ से दूर रहने वाले इस हेलीकॉप्टर में तमाम खूबियां मौजूद हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। और बदलते भारत की दमदार तस्वीरों के बाद अब रुख करते हैं बदलाव के दौर से गुजर रही कांग्रेस का। जी हां, कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये क्वेश्चन मार्क बन गया है और इसे लेकर तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह के मैदान से हटने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरप्राइज एंट्री ली और नामांकन दाखिल किया। यानी अब अध्यक्ष पद के लिए खड़गे और शशि थरूर में मुकाबला होगा। लेकिन कांग्रेस के गलियारों से आ रहे संकेतों से खड़गे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खड़गे के नॉमिनेशन के समय कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन शशि थरूर के साथ बड़े नेताओं के समर्थन की कमी साफ नजर आई। G23 ग्रुप के नेता इस पूरी प्रोसेस से नदारद रहे, लेकिन थरूर ने लोकतंत्र की बेहतरी के लिए पार्टी में चुनाव को जरूरी बताया। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिस्त्री जी से को। हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूत बने और कांग्रेस पार्टी इस देश के आगे ले जाए। 21वां शताब्दी एक बहुत महत्वपूर्ण समय है भारत के भविष्य के लिए। और चलिए अब बात करते हैं महंगाई और उससे लगने वाले झटकों की। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद हमें और आपको इन झटकों को झेलना होगा। दरअसल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट में ½ % की बढ़ोतरी की और अकोमोडेटिव विड्रॉल स्टांस को कायम रखा। महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने लगातार चौथी बार दरों में बढ़ोतरी की है। रेपो रेट बढ़ने से ब्याज तो बढ़ेगा ही, लेकिन इससे कंज्यूमर के लिए घर, कार और दूसरे कर्ज और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। The MPC decided by a majority of 5 members out of 6, and you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.65%, and the marginal standing facility, that is MSF, and bank rate to 6.15%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. इधर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रुपए की गिरावट को देखते हुए कहा कि रुपया एक फ्री फ्लोटिंग करेंसी है। रुपए की स्थिति दूसरे इमर्जिंग मार्केट से बेहतर है। डॉलर की मजबूती की वजह से दुनिया भर की करेंसी पर दबाव बना हुआ है। During the current financial year up to September 28, the US dollar has appreciated by 14.5% against a basket of major currencies.
This has caused turmoil in currency markets across the world. The movement of the Indian rupee has, however, been orderly compared to most other countries. The Indian rupee has depreciated by 7.4% against the US dollar during the same period. That is from 1st April of this year to the date which I just mentioned, that is up to 28th September. So while the US dollar has appreciated by 14.5%, the Indian rupee has depreciated in a very orderly manner to by 7.4%. And consequently, it is evident that the Indian rupee has fared much better than several reserve currencies as well as many emerging market and Asian peers. और आरबीआई पॉलिसी की क्या हाईलाइट रही बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं। पूजा, बताएं आरबीआई गवर्नर ने आखिर क्या कुछ कहा? जी, 0.5% ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा आरबीआई का ये भी कहना था कि उनका एकोमोडेशन विड्रॉल पर फोकस बना रहेगा। 5:1 मेजॉरिटी के साथ ये ब्याज दरों में बढ़त का डिसीजन लिया गया। और आपको बता दें कि रेपो रेट में पिछले 5 महीने में अब तक 190 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल चुकी है। अप्रैल में 4% था, अब वो बढ़कर 5.9% हो चुका है। इसके अलावा महंगाई को लेकर भी जो अनुमान था वो बरकरार रखा है, कोई बदलाव नहीं किया। FY23 में आरबीआई का मानना है कि 6.7% के पास महंगाई दर देखने को मिल सकती है, ये उनका टारगेट है। उसके अलावा जीडीपी में भी अपना अनुमान जो है वो बरकरार रखा है, लेकिन FY23 के लिए बदलाव किया है। जीडीपी टारगेट घटा दिए हैं, पहले 7.2 था, अब वो घटाकर 7% कर दिया है, जो एक नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल बाकी तिमाहियों के लिए जो अनुमान है वो बरकरार रखा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कमेंट्री में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो कि नज़र आई, उसमें यह था कि ग्लोबल बाजारों में चुनौती के बावजूद आरबीआई गवर्नर का कहना है कि भारत में मैक्रो हालात की स्थिति काफ़ी बेहतर है। एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छी मांग देखने को मिल रही है, बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में भी तेज़ी आई है। और इसके अलावा बिजनेस कॉन्फिडेंस भी इंडेक्स अपने 15 महीने के ऊपरी स्तर पर है। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा और करेक्शन आता है तो उससे भी भारत को एक राहत ही मिलेगी। वहाँ पर लागत में जो दबाव है, लागत में इतने समय से जो हम बढ़त देख रहे हैं, वहाँ पर हल्की नरमी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर आने वाले समय में सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो भी लिक्विडिटी आगे और बढ़ेगी, जो कि सिस्टम में अभी पर्याप्त है, उसको लेकर भी कोई चिंता नहीं है। तो ओवरऑल पॉजिटिव काफ़ी सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं। नेगेटिव यही था कि उन्होंने ट्रेड डेफिसिट को लेकर चिंता जताई और जीडीपी अनुमान जो था वहाँ पर कमी देखने को मिली। एक आध पॉजिटिव नेगेटिव बातें देखने को मिली, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे पॉलिसी अनुमान के मुताबिक ही रही और काफ़ी बैलेंस्ड पॉलिसी इसको जानकार मान के चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूजा आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर निगाहें सबकी टिकी हुई थीं। इस पॉलिसी पर बाजार और कॉरपोरेट वर्ल्ड के दिग्गजों ने कैसे रिएक्ट किया, हम आपको ये सुनाते हैं। सबसे पहले एमएनएम के चीफ इकोनॉमिस्ट सच्चिदानंद शुक्ला का रिएक्शन। उनका कहना है कि ऐसे अनिश्चितता भरे माहौल में आरबीआई की पॉलिसी बेहद सुलझी हुई है, इससे इकोनॉमी पर भरोसे को मजबूती मिलेगी। ऐसे समय में इस तरह की पॉलिसी मुझे लगता है बहुत ही सुलझी और सधी हुई है। एज एन इंडस्ट्री, एज स्टेक होल्डर्स इन दिस इकोनॉमी, मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो भी आरबीआई ने मेजर्स उठाए, जो भी आरबीआई गवर्नर ने कहा, मुझे लगता है कि ये हमको एक कॉन्फिडेंस प्रदान करता है इन टर्म्स ऑफ कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप देखें डेवलप्ड इकोनॉमीज में जिस तरह से पॉलिसी कंडक्ट की जा रही है, आप सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण ले लीजिए। फिस्कल पॉलिसी कुछ और कर रही है और मॉनेटरी पॉलिसी कुछ और कर रही है, राइट? टैक्स कट भी हो रहा है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह की सुलझी हुई पॉलिसी और फोकस, जो कि ना सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी, आपने गौर किया होगा उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत ही अनसर्टेन और बहुत ही वॉलेटाइल पीरियड से गुजर रही है, मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे जो आरबीआई गवर्नर का फोकस है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो नजर है, मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी डोंट वांट टू रॉक द बोट, और मेरे ख्याल से
हम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आरबीआई गवर्नर ने एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रिटेन किया है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दबाव के बावजूद, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड गाइडेंस ना देते हुए। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। हमने देखा है कि अगर आप बहुत सारी चीजें बोल दे फॉरवर्ड गाइडेंस में, आप उससे बंध जाते हैं। ही हैज रिटेन्ड दैट एलिमेंट ऑफ say flexibility and surprise, which is a big positive according to me. इधर मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव ने आरबीआई पॉलिसी को लेकर कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की ग्रोथ दर काफी बेहतर है। उनकी कॉन्फिडेंस की वजह मेरे ख्याल में यह है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पैरामीटर्स हैं वो बहुत अच्छे और स्टेबल हैं। अगर आप आलमी तौर पे बाकी मुल्कों से मुवाजना करें तो हमारी जो शराय नमू है, जो ग्रोथ रेट है, वो 7%, आप कम तो करिए 7.2 से, लेकिन 7% बहुत अच्छी है अगर आप बाकियों से कंपेयर करें। अगर आप इफरात ज़र की बात करें, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो इन्फ्लेशन रेट बाकी हमारे पड़ोसी मुल्कों में देखिए कितना ज्यादा है, तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में यही वजह थी कि गवर्नर साहब की आवाज में कॉन्फिडेंस जरूर था, और ये कॉन्फिडेंस में मेरे नजर में डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से ज्यादा है, और जो कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े स्टेबल हैं, और उसमें ऑटोमोबाइल का जरूर बहुत योगदान है, और मुझे उम्मीद है कि यह रिकॉर्ड तोड़ साल होगा ऑटोमोबाइल के लिए। और वहीं एफआईडीसी के डायरेक्टर रमन अग्रवाल का कहना है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बाद भी भारतीय इकॉनमी स्थिर है, साथ ही क्रेडिट डिमांड में आगे और मजबूती की उम्मीद है। देखिए, ये अभी कहना मुश्किल, क्योंकि हम मान के चले कि इस टाइम जो इन्फ्लेशन और जो रेट हाइक हो रहा है प्योरली ड्रिवन बाय द इंटरनेशनल सिनेरियो प्रेशर है, और दैट इज बॉइलिंग आउट ऑफ जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, स्पेशली जो यूक्रेन में चल रहा है। तो ये एक एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ज्यादा है, क्योंकि जैसे पहले स्पीकर्स ने भी कहा कि जहां तक इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कहें, तो जैसे गवर्नर दास ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया इज स्टेबल इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल स्टॉर्म। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहता है, क्योंकि इसमें मैं सारा श्रेय जो दूंगा वो भारत सरकार और आरबीआई की एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो रही, स्पेशली जो कोविड के दौरान रहा, जो मेजर्स लिए गए, उस टाइम पे बहुत क्रिटिसिज्म भी कई लोगों ने किया कि शायद पैकेज कम था, बहुत से देशों के मुकाबले बड़ा रिलीफ पैकेज देना चाहिए था। ये भी कहा गया कि पैसा और प्रिंट मनी क्यों नहीं किया आरबीआई ने। लेकिन ये सब के नतीजे हम अब देख रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि ये सब, मैं इसको रेकलेस मेजर्स कहता हूँ, गवर्नमेंट ने ऐसा करने से रोका। आरबीआई ने पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया, बहुत अच्छी प्लानिंग की गई, और आज नतीजे सामने आ रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल स्टॉर्म इंडियन इकोनॉमी इज वेरी वेल पॉइज्ड, स्टेबल है। और ये जो रेट हाइक की हम बात करते हैं, आप देखिए जितना भी रेट हाइक अभी तक हुआ है, मार्केट में क्रेडिट की डिमांड अभी भी है और बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस टाइम ये सिनेरियो बन गया है कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर फोर्स्ड टू बोरो मोर, क्योंकि मार्केट में क्रेडिट की डिमांड बहुत है। तो ये जो रेट हाइक हो रहा है, ये अभी तक कम से कम क्रेडिट डिमांड को ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है, और मेरा ऐसा मानना है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबल है, आगे चलते भी क्रेडिट डिमांड रहेगी। हाइक कितना होगा ये ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर्स पे रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके अंदर अच्छी तेज़ी भी आ जाए। हमने इसका चार्ट में पिक्टोरियल भी ड्रॉ किया तो हमको बार बार वही चीज़ आपके दिखी है। अगर आप इस चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो दो मेजर सपोर्ट के आसपास बाजार आके रुक जाता है। जैसे पहले छमाही वाला हिस्सा आप देखेंगे 15,800 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ पर हमने आपको ये मेंशन किया है, दिस वन 15,800 वाला। और उसके बाद जब दूसरा बाजार गिरा, यानी कि 4% से ज़्यादा की गिरावट आई है, तो आपके पास एक मेजर सपोर्ट एरिया है जिसको हम 16,800 कहते हैं। तो दो मेजर सपोर्ट एरियाज़ पे जब 4% की गिरावट आई है, मार्केट ने अगले ही दिन पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया, या अगली सीरीज़ के अंदर मैं बोलूँगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। ये आप पहले भी देख चुके हैं, ये आपने सिर्फ पहले दिन अक्टूबर सीरीज़ के अंदर देख लिया। उम्मीद करते हैं अक्टूबर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी शुभ और काफ़ी बेहतर होगी। शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। फेस्टिव सीजन में रियल्टी सेक्टर में शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। प्रॉपर्टी एग्जीबिशन इवेंट में
नरेस्को के प्रेसिडेंट संदीप रुनवाल और मंजू याग्निक ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया कि शानदार ऑफर्स की वजह से डिमांड तेज रहेगी। वहीं एग्जीबिशन के जरिए उन्हें बेहतर बिजनेस की उम्मीद है। उनसे बात की हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने। मैम, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, कोविड के बाद पहला इवेंट है प्रॉपर्टी एग्जीबिशन को लेकर, कैसे देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिलहाल रियल एस्टेट बिजनेस में? इनफैक्ट पिछले 3-4 साल से कोई भी प्रॉपर्टी इवेंट नहीं हुआ इतना बड़ा, और जो मार्केट में अभी इतना बड़ा बूम आया है, रेज आया है पिछले 3-4 साल से, तो और दूसरा ये फेस्टिव सीज़न है, तो सितंबर में हमेशा से ही मार्केट थोड़ा अच्छा इम्प्रूव होती है एंड पीपल आर इन मूड टू बाय। इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो वेरी एग्रेसिव, और अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है मार्केट में, तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। आज अगर आप यहाँ देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 130 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया है एंड ऑल आर वेरी एंथुसियास्टिक, और यू कैन सी कि इवन कस्टमर्स आर ऑल्सो देयर एंड सब ने बहुत अच्छे ऑफर्स लाए हैं। एंड इस फेस्टिव सीज़न को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपर्स, सभी बॉडीज साथ मिलके इसके ऊपर काम कर रही हैं। वी कैन डू द बेस्ट। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत कितना मुनाफा होगा, क्योंकि कोविड में हम लोगों को छत की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ आ चुकी है, और कितना बूस्टअप देखते हैं आगे आने वाले दिनों में विद रिगार्ड्स टू द रियल एस्टेट बिजनेस? तो इसमें जो मुनाफा होगा वो हर डेवलपर को होगा जो पार्टिसिपेट कर रहा है। हम तो डेवलपर की बॉडी है, तो हम सिर्फ डेवलपर्स को प्रमोट कर रहे हैं, एंड माय एक्सपेक्टेशन इज एवरीवन शुड डू वेरी वेरी गुड बिजनेस फ्रॉम दिस एग्जीबिशन। आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ यू डू 500 करोड़ प्लस सेल्स। अपने 150 डेवलपर के आज एटलीस्ट 1000 प्रॉपर्टीज आज डिस्प्ले पे हैं, एंड हमने आइकिया एंड टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्ट ऑफ इंडिया फेस्टिवल के साथ भी टाई अप किया हुआ है। तो इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर द कंज्यूमर टू विजिट अस, take a look at all the options available before buying his dream home. लास्टली देयर इज ऑल्सो, इस पिछले एक महीने में हमने देखा है कि जो प्रॉपर्टी की सेल है, डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशली मुंबई रीजन में बहुत बड़ी है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द सबब एरियाज एंड ऑल्सो द टाउन साइड। तो ये कितना बूस्टअप करता है और इसका रीज़न आप कैसे देखते हैं मार्केट में? तो अगर आप देखोगे कोविड से जितनी डिमांड लोगों को रियलाइज़ हुई है कि अपना खुद का मकान होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हैज़ बीन वन ऑफ द प्राइमरी बूस्टर्स। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट हमको दिया है इन टर्म्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वेवर, प्रीमियम रिडक्शंस, दैट हैज़ ऑल्सो सीन अ ह्यूज रिपल इफेक्ट इन द इंडस्ट्री। तीसरा, इस टाइम डेवलपर्स ने प्राइजेस नहीं बढ़ाई हैं इतनी। अगर आप देखोगे तो बम्बई में सब डेवलपर ने सिर्फ जो कॉस्ट बढ़ा हुआ है उतना ही पास ऑन किया है, एंड दिस हैज़ हेल्प्ड कीप द इंडस्ट्री मोमेंटम ऑन। वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट ये इंडस्ट्री में एटलीस्ट अगले 2 साल तक इस तरह की तेज़ी रहने की उम्मीद है। मंजू मैम, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से सर ने बताया बाकायदा कि कोविड की वजह से मार्केट में एक चेंज देखने को मिल रहा है, और मैंने डिस्कस किया कि पिछले एक महीने में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई है, आप इसको कैसे देखती हैं? और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं विद रिगार्ड्स टू द रियल एस्टेट, यू नो परसेंटेजेस जो हैं होम बुकिंग के, हाउसिंग बुकिंग के, वो बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलपमेंट उसमें भी देखने को मिल रहा है, तो किस तरीके की पॉलिसी चेंजिंग से आप लोगों को फ़ायदा हुआ है और रियल एस्टेट में आगे कंज्यूमर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे आप बोल रहे हैं कोविड के बाद में मार्केट इम्प्रूव हुआ है। अगर आप रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू का आप नंबर्स देखिए, जो कि आज 3 लाख, 5 लाख, 11 लाख 2015 से लेके 2017 में रहा, कोविड पीरियड में थोड़ा सा आगे इवन अच्छा नंबर्स आया, फिर हंड्रेड्स में हुआ, 340 प्लस, फिर 2021 में देखो तो अराउंड 447 के करीब नंबर रहा, और अब इसमें अगर मैं सितंबर को भी काउंट नहीं करती हूँ तो रेवेन्यू आज की डेट में 550 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू हुआ है। तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी का डिमांड बढ़ा है, और स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप लिए हैं इस टाइम में। जैसे आप देखिए प्रीमियम रिडक्शन, तो उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली कस्टमर्स को जाता है, क्योंकि उनको स्टैम्प ड्यूटी वेव ऑफ हो जाता है उनके लिए कम्प्लीटली, तो उनका बेनिफिट डायरेक्टली कस्टमर्स को जाता है। तो ऐसी कुछ एक अगर स्कीम्स लेके आए, जैसे स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन किया कुछ टाइम के लिए, बूस्ट अप देने के लिए प्रॉपर्टी को, तो ऐसी कुछ स्कीम्स आती है तो उससे काफ़ी बेनिफिट रहता है। संदीप जी, मुंबई अगर शहर की बात करें बाकी मेट्रो सिटीज़ के कंपैरिजन में, तो क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए हैं विद रिगार्ड्स टू द बिजनेस? तो इस टाइम मुंबई में अगर आप देखोगे तो 20 लाख रुपए के मकान से लेके 100 करोड़ रुपए के मकान में सब में तेज़ी है, एंड डिमांड सब क्वार्टर से आ रही है। सो यू हैव
multiple options and infrastructure in Mumbai has started to change a lot. इससे बहुत सारी एरियाज़ में जो पहले डिमांड नहीं होती थी, तो अभी मुंबई में एरिया डिमांड स्प्रेड हो गई है एंड एवरी माइक्रो सेंटर इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल. अगर ये एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेट्रो का काम चल रहा है, कोस्टल रोड का काम जो चल रहा है, अगर ये टाइम पे रहा, बम्बई में 2 साल में पूरा बॉम्बे मार्केट आपको डिफरेंट दिखेगा. बढ़ते आगे, सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे, अनुमान को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी सृष्टि. सृष्टि, बताएं किस तरह के अनुमान रहने की उम्मीद है. सितंबर महीने में जो फेस्टिव सीजन्स का ट्रेंड था वो थोड़ा सा मिक्स देखने को मिला, क्योंकि पहले 10 से 11 दिन जो है गणेश चतुर्थी की वजह से फेस्टिव सीजन सेल्स वहाँ पे रही, पर उसके बाद जो इनऑस्पिशियस पीरियड थोड़ा सा माना जाता है इन हिंदू कैलेंडर में, वहाँ पे बाइंग नहीं होती है. उसके चलते थोड़ा सा असर ज़रूर देखने को मिला है. पर अक्रॉस द सेगमेंट्स अगर हम बात करेंगे तो महीने दर महीने हम अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं. और बताने की बात नहीं है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट यहाँ पे डिमांड के टर्म्स में लीड करता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है. सबसे पहले उसी से आइए शुरुआत करते हैं. यहाँ पे कई सारे डीलर्स ने हाईलाइट किया है कि सप्लाई चेन की दिक्कतें धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं, तो कई गाड़ियों की जो वेटिंग पीरियड थी वो थोड़ी सी कम जरूर हुई है. इसी के साथ जो सीएनजी कार्स की डिमांड थी, क्योंकि सीएनजी प्राइसेस में हमने बढ़त देखी थी, तो उसके चलते थोड़ा हिट जरूर हुआ है, पर अभी भी डिमांड काफी मजबूत है. और इसी के चलते जो होलसेल बिक्री के आंकड़े हैं वहाँ पे आप अच्छी ग्रोथ देखेंगे. अगर मारुति की बात करें तो 7% की महीने दर महीने ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डिवीजन जो है वो 3% की ग्रोथ दिखा सकता है. और एमएनएम ऑटोमोटिव डिवीजन जो है करीब 63,000 गाड़ियां इस बार बेचते हुए नजर आ सकता है. इसके अलावा 2 व्हीलर सेगमेंट पे आते हैं, तो यहाँ पे डीलर्स का कहना है कि थोड़ी सी इंकरेजिंग सेल्स ट्रेंड रही ज़रूर है, पर आगे चल के जो फेस्टिव सीजन सेल्स है उसको लेकर वो काफ़ी होपफुल है. यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री में अगर बात करें तो 5% की हिस्सेदारी ईवीज़ की होगी 2 व्हीलर सेगमेंट में, ऐसा डीलर्स और रिपोर्ट्स का कहना है. आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ पैन आउट होती है. पर महीने दर महीने हम देखें तो लगभग डबल डिजिट की ग्रोथ हम सभी OEM से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बजाज ऑटो के अलावा. बजाज ऑटो में एक बात ध्यान रखनी होगी कि इनके एक्सपोर्ट्स के जो बिक्री के आंकड़े हैं वो थोड़े से बेहतर ज़रूर होते हुए नज़र आ सकते हैं. अब आते हैं ट्रैक्टर डिवीजन पे. यहाँ पे उनका कहना है कि अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है, डिस्काउंट्स अच्छे ऑफर कर रही हैं कंपनीज कस्टमर्स को. और इसी के साथ जो है स्कॉट्स में 50% की महीने दर महीने हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं. वहीं एमएनएम ट्रैक्टर डिवीजन 88% की जंप दिखा सकता है. और आखिरी में कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप को देखते हुए, इकोनॉमी रीओपनिंग को देखते हुए वो अभी भी मजबूत है. यहाँ पे देखें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट 12% का जंप दिखा सकता है और आइशर मोटर्स VCV से 16% की बढ़त की उम्मीद है. वहीं अशोक लेलैंड करीब 15,500 यूनिट्स जो है बेचती हुई नजर आ सकती है. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए. बढ़ते आगे, बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और क्लेम सेटलमेंट्स को आसान बनाने के लिए रेगुलेटर IRDAI ने बीमा सुगम इंश्योरेंस एक्सचेंज की मंजूरी दे दी है. बीमा सुगम पोर्टल पर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से क्लेम सेटलमेंट तक की सुविधा होगी. बीमा सुगम में लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की 30% और ऑनलाइन लेंडिंग फिनटेक कंपनी PSB की 35% हिस्सेदारी होगी. ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह के पास. अनुराग, ये एक बड़ा कदम है, जरा बताएं कि किस तरह से ये व्यवस्था काम करेगी. देखिए, काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है इंश्योरेंस स्पेस के अंदर, जहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की मॉनिटरिंग में एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और इस प्लेटफॉर्म का नाम होगा बीमा सुगम. बीमा सुगम एक तरह से इंश्योरेंस एक्सचेंज है, वन स्टॉप सॉल्यूशन इंश्योरेंस से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के लिए, पॉलिसी खरीदने से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक तमाम चीज़ें जो है वो बीमा सुगम के जरिए की जाएगी. और बीमा सुगम के फ़ायदे ये होंगे कि एक तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो बढ़ेगा, जो ग्राहकों के साथ मिस सेलिंग होती है उस पर रोक लगेगी. इसके अलावा जो लोग हैं वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर आकर बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के जरिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद पाएंगे. इसके अलावा यहाँ पर पोर्टेबिलिटी से लेके तमाम तरह की जो बदलाव करने होते हैं वो जो है लोग कर पाएंगे, पॉलिसी होल्डर्स कर पाएंगे. और जिस तरह से हमने देखा म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट और रेगुलर का विकल्प होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एजेंट भी जो है बीमा सुगम के जरिए अपनी
अपनी जो सर्विसेज है पॉलिसी होल्डर्स को दे पाएंगे, और डायरेक्ट का भी विकल्प रहेगा। डायरेक्ट में जो है प्रीमियम थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो तमाम इंश्योरेंस कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस, तमाम इंश्योरेंस कंपनियां इस पोर्टल पे होगी। उनके सारे प्रोडक्ट जो है वो इस बीमा सुगम पोर्टल पर होंगे, और यहाँ पर इस बीमा सुगम पोर्टल से रिपोजिटरी जो है NSDL CDSL की रिपोजिटरी है, जहाँ पर अब डीमेट फॉर्म में ही आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भविष्य में जाएगी, वो लिंक हुई होगी। इसके अलावा जो UIDAI का डेटाबेस है वो लिंक हुआ होगा, बैंकिंग इंटरफेस है वो इससे लिंक हुआ होगा। तो तमाम जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो इससे लिंक हुए होंगे, जिससे पॉलिसी की जो प्रोसेसिंग है, अंडरराइटिंग है, डिलीवरी है, वो काफ़ी तेज हो पाएगी, और जो डेटा है इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को वो भी मिल पाएगा, जिससे अंडरराइटिंग जो होती है इंश्योरेंस की वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर स्टेक होल्डर्स किस तरह से होंगे। जो कंपनी बन रही है बीमा सुगम की, तो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल जो है वहां पर इसका हिस्सा 30% होगा, उसके द्वारा जो पूंजी डाली जा रही है 25 करोड़ की पूंजी डाली जा रही है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के हिस्सा भी 30% होगा, उनके द्वारा भी 25 करोड़ की पूंजी डाली जा रही है। और ऑनलाइन PSBA के फिनटेक कंपनी है जिसने बहुत पॉपुलर एक ऑनलाइन 59 मिनट्स PSB लोन की एक वेबसाइट डिजाइन की है, काफी पॉपुलर ये वेबसाइट है, तो वो भी इस बीमा सुगम के अंदर हिस्सेदार है। 35% तक की हिस्सेदारी इस फिनटेक कंपनी की होगी, और उसके द्वारा 30 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जा रही है। और ब्रोकर्स एसोसिएशन है उनकी हिस्सेदारी 5% होगी, और पूंजी जो है करीब 3 करोड़ रुपए डाली जा रही है। अब ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बीमा सुगम काम कैसे करेगा। ग्राहक एजेंट्स जो एक एंड है, उनके द्वारा जो भी पॉलिसी की डिटेल्स जानी जाएगी। फिर ये इंश्योरेंस एक्सचेंज जो आप मिडिल में देख सकते हैं, UIDAI का डेटाबेस जो इससे लिंक होगा, CDSL NSDL की रिपोजिटरी इससे लिंक होगी, और उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इससे लिंक होगी। तो पॉलिसी खरीदने के लिए आप डायरेक्ट पॉलिसी अगर लेना चाहते हैं तो ये एक प्रक्रिया होगी। इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है बैंकिंग इंटरफेस लिंक होगा, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिंक होगा, तो सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से लिंक होगी, और जो एक डेटा क्रंचिंग भी हो पाएगी। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास तमाम जो पॉलिसी होल्डर्स है उनकी जानकारी भी रियल टाइम जा पाएगी, और NSDL CDSL जो भविष्य में जो डीमेटेरियलाइज होगी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी इससे जुड़ी हुई होगी। तो काफी बड़ा गेम चेंजर ये जो बीमा सुगम का प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर चीज जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में मौजूद रहेगी। बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए अनुराग आपका। और अब देखते हैं फेस्टिव सीजन पर शुगर कॉस्मेटिक की को-फाउंडर विनीता सिंह के साथ हमारी सहयोगी कविता थपलियाल की एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान विनीता ने कहा कि इस त्योहारी सीजन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई रहने वाली है। आपका पसंदीदा चैनल ET Now स्वदेश हो गया है 1 साल का, और लगे हाथों हमारे साथ त्योहारों का मौसम भी अब शुरू हो गया है। तो क्योंकि हम 1 साल की जर्नी पर तो बात कर ही रहे हैं हमारे चैनल की, लेकिन इस 1 साल की जर्नी में एक शख्स जो कि बहुत ख़ास रहा है, ख़ासतौर से मेरे लिए, क्योंकि मैं स्वदेश की जर्नी की शुरुआत से ही उनसे इंटरेक्शन एक तरह से शुरू हुई है मेरी। और जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ बेहद ख़ास मेहमान है और बेहद खूबसूरत मेहमान है मेरे साथ, विनीता सिंह, CEO को फाउंडर शुगर। हम सब जानते हैं, इनके बारे में रोज़ाना पढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। मैं देख सकती हूँ आपकी नई हेडलाइंस, जो कि हमें पिछले 1 महीने से लगभग सभी अखबारों में दिखाई दे रही है, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। वैसे तो अपने आप में शुगर बहुत ही यंग और बहुत ही बोल्ड और बहुत ही खूबसूरत ब्रांड है, लेकिन अब इसको जो रणवीर सिंह की ताकत मिली है, चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं, क्योंकि रणवीर सिंह के लिए ये इनका पहला स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने शुगर को जो चुना है वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन शुगर को इनकी पावर मिलने के बाद क्या कुछ बदलाव आने की उम्मीद है? पहली बात तो हम बहुत एक्साइटेड है, हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है कि रणवीर ऑन बोर्ड आए हैं। इनकी फर्स्ट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक रणवीर के बारे में 2 चीज़ें जो बहुत लोग नहीं जानते वो ये है कि पहली बात तो कि उनको वो ब्रांड्स के बारे में बहुत सोचते हैं, एंड उनका एक पैशन है इंडिया से ब्रांड्स इमर्ज करके ग्लोबल जाएं। और दूसरा है कि विमेन के बारे में वो सोचते हैं कि कंपनीज जो बहुत विमेन को एम्प्लॉय करती हैं, सपोर्ट करती हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जो उनको शुगर के साथ पार्टनरशिप करनी थी। एंड हमारे लिए आई थिंक रणवीर इज़ लाइक
मतलब 10 साल लास्ट 10 इयर्स का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स एंड उनकी अपील जो है टियर 2 टियर 3 सिटीज तक जाती है बिल्कुल एंड वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुगर अभी इस स्टेज पे आ गया है जहाँ हम अपनी जर्नी ऑफ कंटेंट सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उसके बियॉन्ड अब टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमें रीच मिल रही है इन छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बिकॉज अभी अगर आप देखें इंडियन विमेन को तो इट्स नॉट जस्ट कि मेट्रोज़ में विमेन मेकअप लगा रही है स्मॉलेस्ट ऑफ सिटीज़ में विमेन स्पेंड ज़्यादा कर रही है मेकअप प्रोडक्ट्स पे वो सीख रही है उनकी स्किन पे क्या अच्छा लगेगा वो ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है तो वो हमें लगा कि रणवीर जैसा पार्टनर हमें इस जर्नी में हेल्प करेगा जहां हम शुगर को फ्रॉम बीइंग ऐसा डिजिटल फर्स्ट ब्रांड एक हाउस होल्ड नेम बना पाएँ एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हमने अपना फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च किया रणवीर के साथ एक सेकंड वाला भी आएगा एंड आई फील दैट अगर हमें नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया बनना है तो रणवीर का उसमें काफ़ी हाथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा है ये क्योंकि अपने आप में शुगर की जो बुनियाद है वो इतनी मजबूत है और इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि जो भी आपके साथ जुड़ेगा न सिर्फ उनको फ़ायदा होगा ब्रांड भी जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं चर्चा को आगे ले जाना चाहूँ तो चैनल ने भी अभी 1 साल पूरा किया है। Congratulations एंड आप भी अभी एक स्टार्टअप में ही एक्चुअली हैं लाइक देखा जाए तो किसी वजह से एंड वो जो 0 to 1 जर्नी होती है कोई भी स्टार्टअप की चाहे वो एक बहुत बड़ी कंपनी का हिस्सा हो तो भी आई थिंक वो सबसे चैलेंजिंग भी होती है पर ऑल्सो सबसे ज़्यादा लर्निंग भी वहीं से आती है।